नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। झारखंड में बीजेपी ने बाबूलाल मरांडी को नेता प्रतिपक्ष चुना है। अब विधानसभा में बाबूलाल मरांडी नेता प्रतिपक्ष होंगे। विधानसभा का बजट सत्र भी अभी तक बिना नेता प्रतिपक्ष के चल रहा था, लेकिन अब जेएमएम की तरफ से बीजेपी पर तंज कसा गया है कि बीजेपी के अंदर विधायक दल के नेता बनने के लिए अंतर्कल है और विधायक दल की बैठक में चंपाई सोरेन, सीपी सिंह की अनुपस्थिति पर सवाल खड़े किए हैं। बीजेपी के विधायक दल की बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन और विधायक सीपी सिंह मौजूद नहीं थे। जेएमएम ने आरोप लगाया कि बीजेपी में कई विधायकों को चुप कराकर बाबूलाल मरांडी को विधायक दल का नेता घोषित किया गया है। इसी को लेकर अब जेएमएम और कांग्रेस की तरफ से भी भारतीय जनता पार्टी पर कई तरह के आरोप लग रहे हैं। ठीक है, आपको सुनाते हैं नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद बीजेपी नेताओं की तरफ से, जेएमएम की तरफ से और कांग्रेस नेताओं की तरफ से क्या कुछ कहा गया है। कि सदन के विपक्षी नेता कल से आएंगे और पूरा सदन को इसकी खुशी होनी चाहिए। इस सदन के लिए बहुत गौरव की बात है। पार्टी लिख के देगी, विधानसभा में उनका नोटिफिकेशन आएगा, हम लोग उनको नोटिफिकेशन लेकर के उनको मान्यता देंगे। निश्चित देखिए, सदन में नेता सदन और नेता प्रतिपक्ष दोनों का सहयोग रहता है और दोनों को सहयोग से ही विधानसभा का कार्य संचालन होता है। ये सामान्य परिपाटी है और ये अगर मिलता है तो स्मूथली विधानसभा को चलाने में सुविधा होगा, आसन को सुविधा होती है, ये मूल बात है। आदरणीय बाबूलाल जी को नेता प्रतिपक्ष बनाया जाना लोकतांत्रिक परंपराओं के निर्वहन में भारतीय जनता पार्टी द्वारा उठाया गया एक सार्थक कदम है। आपके माध्यम से आदरणीय बाबूलाल जी से मैं एक उम्मीद, अपेक्षा या अपना संदेश भी देना चाहूँगा। पिछले 5 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड प्रदेश में रचनात्मक विपक्ष की भूमिका का निर्वहन नहीं किया है। मुझको उम्मीद है कि बाबूलाल मरांडी साहब जो एक नई पारी में, एक नए तेवर में आज दिखेंगे, प्रतिपक्ष के नेता की हैसियत से मैं उनसे आग्रह और अपील करना चाहूँगा कि राज्य हित में झारखंड के 3.5 करोड़ लोगों की आकांक्षाओं के अनुरूप इस सदन में वो रचनात्मक विपक्ष की भूमिका का निर्वहन करें और एक लंबी लकीर खींचें कि आने वाले समय में संसदीय इतिहास में इन बातों का जिक्र हो कि बाबूलाल मरांडी जब नेता प्रतिपक्ष थे तो सदन की स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपराओं का उचित निर्वहन हुआ। भाजपा जो है बहुत घुसपैठी करती है। भाजपा उसका चुनावी मुद्दा से लेकर के उसका आम सड़क पे भी और सदन में भी वही मुद्दा रहता है, घुसपैठ। जो खुद एक घुसपैठ को आज के तारीख में नेता प्रतिपक्ष बनाया, जो आदमी बीजेपी को कितना लताड़ा, नया पार्टी बनाया, जेबीएम 12 विधायक भी जीता, जनता का विश्वास लिया, लेकिन भी जनता का विश्वास को ठुकरा दिया। और जो व्यक्ति पुनः, जिसको कहा जाता है कि एक बोलचाल की भाषा है थूक के चाटना, वो काम किया, पुनः भाजपा में फिर शामिल हुए और फिर से वही जो कुतुब मीनार से कूदने का बयान देने वाला व्यक्ति आज फिर से और मोदी जी, अमित शाह को तड़ीपार कहने वाला व्यक्ति फिर से उनका गुणगान गाने लगा। पूरा भाजपा उसका एक्सपेरिमेंट किया, पूरा चुनाव उसके ये पे लड़ा गया, न संथाल जीत पाया, न उसका एक्सपेरिमेंट कोल्हान जीत पाया। और आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से हेमंत गुप्ता, वहीं राजनीतिक विश्लेषक हेमंत गुप्ता, श्यामल किशोर कांग्रेस से और बीजेपी से प्रदीप सिन्हा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं प्रदीप जी आपके पास ही आना चाहूंगा। अब नेता प्रतिपक्ष चुनने के बाद कांग्रेस की तरफ से भी, जेएमएम की तरफ से भी कई तरह के आरोप लगने शुरू हो गए। जेएमएम ने तो यहां तक कह दिया कि भैया विधायक दल की बैठक हुई और विधायक दल की बैठक में जो बड़े नेता थे सीपी सिंह और चंपी सोरेन नहीं पहुंचे, तो आपने अन्य विधायकों को चुप कराकर नेता प्रतिपक्ष मरांडी जी को बना दिया। दूसरी तरफ अब जो राजेश कच्छप हैं कांग्रेस के नेता, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि जो पार्टी घुसपैठिए की बात करती थी, उनको अब घुसपैठिया ही पसंद आ गया, जिसने
अमित शाह और मोदी जी को ये कह दिया तड़ी पार, उन्होंने उसको नेता प्रतिपक्ष बना दिया। जी अभी आप कुछ नेताओं का बयान सुनवा रहे थे, मैंने सुना राजेश कश्यप को बोलते हुए। भाषा की शैली देखिए कि बाबूलाल जैसे सीनियर व्यक्ति के लिए जो राज्य का प्रथम मुख्यमंत्री रहा हो, उसके लिए भाषा क्या उपयोग कर रहे थे? घुसपैठिया, वो ऐसे किया, वो ऐसे किया, ये नहीं कर पाया। ये भाषा की शैली है क्या? विधायक बनने योग्य ये लोग है नहीं, ठीक है, किसी कारणवश समीकरण ऐसा बैठता है कि वो जीत कर चले आए सदन में, लेकिन कम से कम भाषा की शैली तो होनी चाहिए। ठीक है। पूर्व मुख्यमंत्री के प्रति आदर का भाव, आदर के शब्द तो बोले जाने चाहिए। अब जहां तक प्रश्न है कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि सीपी सिंह नहीं आया या चंपाई सोरेन नहीं आया, अभी तो सदन चल रही है। एक कार्यपालक अभियंता को बचाने के लिए किस तरह से पूरा सदन मांग कर रहा है सरकार से, और सरकार अड़ी हुई है कि नहीं हम तो जांच करवाएंगे, कार्रवाई नहीं करेंगे, उसके खिलाफ एफआईआर नहीं करवाएंगे। रामेश्वर उरांव जो पूर्व वित्त मंत्री रहे राज्य के, प्रदीप यादव ने सवाल उठाया, अन्य वरिष्ठ लोगों ने सवाल उठाया सरकार से कि इस कार्यपालक अभियंता के कार्यकाल में काफी अनियमितता हुई है, तो इसको जांच नहीं, सीधे एफआईआर करवाकर इस पर कार्रवाई की जाए। लेकिन मैं समझता हूँ कि सिर्फ चीजों को इधर उधर करना और लोगों का ध्यान भटकाने के लिए कि सीपी सिंह नहीं आए, चंपाई सोरेन नहीं आए, हमारी पार्टी का विषय, हम देखेंगे उसको, नहीं आए। प्रदेश अध्यक्ष भी है हमारे बाबूलाल जी, साथ साथ नेता प्रतिपक्ष भी है, बातचीत करेंगे लोगों से, क्यों नहीं पहुंचे वो। लेकिन प्रदीप जी, आरोप ये भी लग रहे हैं कि ये जो नेता थे, अगर हम पूर्व मंत्री नीरा यादव की बात करें, चंपाई सोरेन की बात करें, सीपी सिंह की बात करें, इनको जानबूझकर दरकिनार किया गया। पार्टी में किसी को दरकिनार नहीं किया जाता है, पार्टी में जिम्मेदारी सौंपी जाती है। बाबूलाल जी पर अहम जिम्मेदारी दी गई कि नेता प्रतिपक्ष और खासकर जो उनका अनुभव है उसको लेकर वो आगे बढ़े, पार्टी को सदन के अंदर से सदन के बाहर तक किस तरह से दिशा देना है वो काम उनके कंधे पर सौंपा गया। इसलिए किसी को दरकिनार उनके पास पहले से भी प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी थी। अभी चर्चा ये भी है कि जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उसमें भी बदलाव किया जा सकता है संगठन में। देखिए हमारे तो संगठन का पूरा ढांचागत तैयार किया जा रहा है, मेंबरशिप अभियान चलाया जा रहा है। उसके बाद जो हमारी प्रक्रिया होती है कि बूथ स्तर से लेकर बिल्कुल शीर्ष स्तर तक हमारे फिर से पूरी नई कमेटी बनाई जाती है। तो प्रक्रियागत है वो सारी चीजें। ऐसा नहीं है कि बाबूलाल मरांडी नेता प्रतिपक्ष हो गए इस कारण से उनको कल हटा दिया जाएगा, ये कोई नहीं कह सकता। हो सकता है वही अध्यक्ष है, लेकिन जो लोग सिर्फ इस बात पर कोई मौका ढूंढते हैं सीपी सिंह नहीं आए, कभी कभी उनको ये भी देखना चाहिए कि उनके अंदर खाने क्या चल रहा। झारखंड मुक्ति मोर्चा में क्या सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, या कांग्रेस पार्टी जिस तरह से दबाव बनाने के लिए सरकार पर अपनी ओर से भरसक कोशिश करती है, तो वो सारा क्या कुछ है, उस पर भी जरा इनको ज्ञान डालना चाहिए। ठीक है, हेमंत गुप्ता जी, आपको क्या लगता है बीजेपी ने नेता प्रतिपक्ष बनाने में देर कर दी? हाँ, इसमें कोई शक नहीं, देर तो हुआ, पर जो भी हुआ वो पुष्टि ढंग से हुआ, और ये भाजपा का निजी मामला है, उनके संगठनिक कार्य का परिणाम है। क्योंकि देखिए बाबूलाल मरांडी जी को अंतर अथवा अगर प्रतिपक्ष का नेता चुना गया तो मैं तो यही कहूंगा कि झारखंड में भाजपा का जो संगठन है उन्होंने एक बड़ी परिपक्व नेता को चुना है। बाबूलाल मरांडी ने अपना राजनीतिक कैरियर 1983 से शुरू किया था, और वो एक संघी रह चुके, वो विद्यालय में टीचर भी रह चुके जी। नक्सलियों के में अपने पुत्र अनूप मुंडा को गंवा चुके हैं। तो ये कहने का मतलब है कि ये व्यक्ति जो अपने परिवार के साथ पूरे तन मन धन के साथ किसी पार्टी के विकास में लगा और विकास गाथा को लिख रहा हो, ये झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बने और इन्होंने झारखंड में जो अनेकों विकास कार्य किए, इनके समय के जो विकास कार्य थे वो शिक्षा के रूप में, औद्योगिक रूप में, सड़कों के निर्माण में, प्लेन पायलट योजना शुरू करवाया था लड़कियों के लिए। तो कई ऐसे प्रमुख कार्य किए थे जिसकी वजह से भाजपा के पास सबसे अच्छा विकल्प बाबूलाल मरांडी था। ये अलग बात है कि चुनने में थोड़ा विलंब हुआ, लेकिन चलिए इसको कहते हैं देर आए दुरुस्त आए। ठीक है, हमारे साथ श्यामल किशोर भी जुड़ चुके हैं कांग्रेस से। श्यामल जी, अभी बीजेपी ने नेता प्रतिपक्ष अपना चुन दिया है, विधायक दल की बैठक में चयन हुआ है, और आपको तो खुशी होनी चाहिए कि अब विधानसभा में कोई मुद्दे उठाने वाला भी व्यक्ति रहेगा, ठीक है। लेकिन अब आपकी तरफ से तंज कसे जा रहे हैं कि भैया उनको आपने चुन लिया जो जिन्होंने अमित शाह और मोदी जी को भी ये बोल दिया तड़ी पार, जिन्होंने कुतुब मीनार से कूदने की बात की। देखिए, सबसे पहले बाबूलाल जी को
हम लोग बधाई देते हैं आपके चैनल के माध्यम से। भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें चुना है। बाबूलाल मरांडी जी राजनीतिक रूप से निश्चित रूप से अनुभवी व्यक्ति हैं, जिन्होंने सांसद, विधायक, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री सहित तमाम पदों को संभाला है और उनके साथ अनुभव है। रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी ने जो इन्हें चुना है नेता, इसमें मीडिया बंधुओं का भी उतना ही योगदान है और जितने भारतीय जनता पार्टी के विरोधी लोगों का, क्योंकि आप लोगों ने भी, तमाम अखबारों ने भी, आप इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया वाले लगातार भारतीय जनता पार्टी पर इस प्रकार का एक दबाव बनाया जा रहा था, चाहे विभिन्न समाचार के माध्यम हो, चाहे डिबेट के माध्यम हो, कि भारतीय जनता पार्टी नेता नहीं चुन रही है। पिछले विधानसभा में भी हम लोगों ने देखा कि 4 वर्ष तक ये नेता नहीं चुन पाए। मतलब श्यामल जी, आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने अभी भी मजबूरी और दबाव में, जल्दबाजी में ये चयन किया है? निश्चित रूप से आप देख रहे हैं लगातार जो इन्होंने जो समय दिया। पहले तो इन्होंने कहा कि अभी जो है खरमास चल रहा है, ये 14 जनवरी के बाद हम लोग नेता चुनेंगे। 14 जनवरी के बाद जब नेता चुनने की बात कही जाने लगी, दबाव डाले, विभिन्न माध्यमों से जब इन पर दबाव पड़ने लगा, तो इन्होंने कहा कि अभी हमारे आंतरिक चुनाव चल रहे हैं, इसके बाद हम नेता चुनेंगे। आंतरिक चुनाव का जब दौर शिथिल पड़ा, जब शांत हुआ, तब इन्होंने कहा कि कुंभ के बाद हम नेता चुनेंगे। ये तमाम चीजें लगातार इस तरह से डेवलप हुआ। ये अब लगने लगा था कि ये टाल मटोल कर रहे हैं इस मामले में, लेकिन सभी लोगों का, आप लोगों को भी धन्यवाद, आप सभी लोगों का दबाव काम आया और इन्होंने नेता प्रतिपक्ष चुना है। निश्चित रूप से विधानसभा में कार्रवाई जो होती है अच्छी तरह से चलेगी, बिल्कुल, और जनता को इसका लाभ मिलेगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है जी। प्रदीप जी, एक तो सीधा सा सवाल श्यामल जी का ये है कि आपने जल्दबाजी में और दबाव में ये चयन किया है, ठीक है, तो क्या ऐसा कुछ है? देखिए, हम किसी दबाव में आने वाली पार्टी नहीं है। हाँ। जो नीला राजिया की तरह कैबिनेट में कौन मिनिस्टर होगा ये तय करता हो, वो दौर नहीं है देश में। हम स्वतंत्र पार्टी है, अपने फैसले हम उचित समय पर करेंगे, कब करेंगे ये हम तय करेंगे। इतना समय क्यों लगा फिर? इतना समय क्यों लगा? कोई बाध्यता है क्या संविधान में कि 1 महीने के अंदर करना है या 5 महीने के अंदर? बिल्कुल भी कोई बाध्यता नहीं है, लेकिन क्या कुछ प्लानिंग हो रही थी? क्या कुछ स्पेशल प्लान किया था आपने? सारी रणनीति का खुलासा नहीं किया जा सकता। मैं समझता हूँ हमारी पार्टी को जो उचित समय लगा उस वक्त तक किया गया। अब जहाँ तक प्रश्न है, कुछ मनगढ़ंत बातें कही जा रही थी कि हमने कहा कि खरमास है, फिर कहा कि कुंभ के बाद करेंगे। ये बयान किसी नेता का गलत बातें नहीं है। आपके भी चैनल में जो पुराने डिबेट्स हुए हैं, आप उनको अगर खंगालेंगे तो ये सारी बातें सच्चाई के रूप में इनके सामने आएगी। मनगढ़ंत बातें क्यों करें? हम भाजपा के बारे में मनगढ़ंत बातें, भारतीय जनता पार्टी दूसरे दलों के बारे में मनगढ़ंत बातें करती है, लेकिन हम लोग नहीं करते हैं। आपकी सच्चाई है जो इस चैनल में भी आपके प्रवक्ताओं ने, विभिन्न प्रवक्ताओं ने कहा है, मैं उस बात को दोहरा रहा हूँ। आपके पास कोई तर्क नहीं है, आप सिर्फ गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने बिल्कुल अपना सही वक्त चुना। सदन चल रहा है, सदन में हमारे नेता जाएंगे, सरकार से प्रश्न पूछेंगे, लेकिन जो सरकार के अंदर के सदस्य प्रश्न पूछ रहे हैं उसका भी जगह पूछ लीजिए श्यामल जी से कि सरकार के लोग जब सरकार से अपेक्षा करते हैं कि कार्रवाई हो अमुक अभियंता पर, तो सरकार चुप्पी साध जाती है। इस बात पर भी जगह उनको, मैं समझता हूँ कि एक अपनी ओर से प्रकाश डालने की कोशिश करनी चाहिए कि आखिर सरकार क्या करना चाहती है और विधायक क्या चाहते हैं। श्यामल जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे भाई बता रहे हैं, इसमें भी, इस पूरे घटनाक्रम में भी कहीं भारतीय जनता पार्टी है नहीं। अगर कहीं गड़बड़ियां हुई है उसे भी उजागर हमारे ही विधायकों ने किया है और हमारे ही सरकार ने कहा है कि जो मामला संज्ञान में आया है उस पर सरकार गंभीरता से विचार कर रही है, जांच कर रही है। और कल भी संसद में, विधानसभा में हमारे मंत्री ने कहा है कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, दंडित किए जाएंगे, इसमें कहीं कोई कोताही नहीं बरतेगी सरकार। अगर गलती हुई है तो उसको सजा मिलेगी। सजा मिलना प्रारंभ भी हुआ है, आप देख रहे हैं, नीचे से कार्रवाई प्रारंभ हो गई है। धीरे धीरे जो कानूनी प्रक्रियाएं हैं, बाध्यताएं हैं, उसे भी पूरी की जा रही है। ना कार्यपालक अभियंता बचेंगे, ना वहाँ के जो अकाउंटेंट है वो बचेंगे, जिसके खिलाफ
हाउस में आवाज उठाई जा रही थी। हमारे मंत्री ने बिल्कुल ये स्पष्ट कहा है। ठीक है हेमंत जी, आपको क्या लगता है अब नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद बाबूलाल मरांडी फिलहाल प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, तो क्या अब जो संगठन का विस्तार होना है, जो चर्चाएं चल रही हैं, रघुवर दास जी का नाम प्रदेश अध्यक्ष के लिए तय किया जा सकता है? देखिए, ये कहना बहुत मुश्किल है और ये भाजपा का अपना आंतरिक मामला है, इस पर दखल देना नहीं, बिल्कुल ये कहना मुश्किल है और ये उनका आंतरिक मामला है। लेकिन जिस हिसाब से अगर हम एक राजनीति की बात करें, क्योंकि बीजेपी की झारखंड में हार होती है, उसके बाद रघुवर दास जी की एंट्री होती है, तो कुछ ना कुछ तो सोचा ही होगा कि भैया उनको बुलाया है तो कुछ ना कुछ तो उनको जिम्मेदारी दी जाएगी। हम इस मामले से थोड़ा अतर हम अलग हट कर सोचते हैं। देखिए, एक राजनीतिक विशेषज्ञ होने के नाते मैं झारखंड को सिर्फ झारखंड के परिप्रेक्ष्य में नहीं देख रहा हूँ। झारखंड को अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो भाजपा एक विश्व की इतनी बड़ी पार्टी है, वो अगर कोई क्षेत्रीय कार्य भी कर रही है तो बड़े सोच समझकर और बड़े गूढ़ मंत्रणा के बाद बिल्कुल वो कोई निर्णय ले पाती है। ये कहना कि झारखंड में भाजपा का विधायक दल का नेता नहीं चुना या प्रतिपक्ष नहीं चुना, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और जैसा कि भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि ये संविधान में कहीं दर्ज नहीं है, वो कभी चुन सकते हैं। लेकिन सोचने वाली बात है कि अगर सकारात्मक रूप से आप सोचे पॉजिटिवली कि लेट क्यों हुई, जानते हैं इसके पीछे मुख्य कारण क्या है? जी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर झारखंड दुनिया का एक ऐसा मिनरल क्षेत्र है जिसके बारे में विपक्ष का नेता अगर कोई बनता है उसका मुख्य कार्य क्या होता है? विपक्षी दलों के बीच में वो नेतृत्व करता होता किसी पार्टी का, विपक्षी का, बिल्कुल, ऊपर से वो सरकार की नीतियों की आलोचना करता है। कब, कैसे, कहां, किन नीतियों की आलोचना करना है, उसके लिए जुझारू, परिपक्व और अनुभवी व्यक्ति की जरूरत है। अब भाजपा ने चुना कि उसके पास जो टीम में जितने विधायक है उसमें सबसे परिपक्व कौन होगा? अंततोगत्वा इन्होंने पाया कि भाई बाबूलाल मरांडी विश्व हिंदू परिषद के भी रहे, संघ के भी रहे, टीचर भी रहे, भाजपा के पहले मुख्यमंत्री रहे, विपक्ष के नेता भी रहे, विधायक दल के नेता भी रहे, कई बार भाजपा के अध्यक्ष रहे। इन्होंने सारा कुछ देखने के बाद इनको लगा कि इनसे उत्तम और सर्वोत्तम कोई व्यक्ति विपक्ष प्रतिपक्ष का नेता नहीं होगा, इसे इन्होंने चुना। दूसरा कारण कि जब विधानसभा या संसद में विपक्ष का नेता बहस करता है तो व्यक्ति कौन बहस कर सकता है? किसको इस सब्जेक्ट पर पूरा ज्ञान होगा? कौन व्यक्ति बहुत सारे सब्जेक्टों के बारे में नॉलेज रखता है और जो वो तारतम्य जिसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन बना कर रखे स्टेट और सेंट्रल के बीच में, तो बाबूलाल मरांडी चूंकि 12वीं, 13वीं, 14वीं, 15 संसद में भी वो मंत्री रह चुके, केंद्र सरकार में राज्य मंत्री रह चुके हैं, तो ये अनुभव उनका भाजपा के लिए बहुत कारगर साबित होगा, इसलिए इन्होंने रखा। उसके बाद आइए विपक्षी दलों के बीच में समन्वय स्थापित करने के लिए, तो बाबूलाल मरांडी एक मित्रभाषी, सकारात्मक सोच वाले व्यक्ति, अनुभवी व्यक्ति, और आज उन्होंने अपने 66 वर्ष अपने जीवन के उन्होंने भाजपा को समर्पित किए हैं। 1983 से उन्होंने अपना कैरियर शुरू किया। तो भाजपा के ऐसा नेता जो समन्वय बना के रखे, इसलिए उसमें सबसे अव्वल बाबूलाल जी को देखा गया। जनता की समस्याओं का उजागर करने के लिए उनको चुना गया कि जनता की जो मूलभूत समस्याएं जिसको अच्छे ढंग से समझ पर रखे। आज देखिए, इतने वर्षों के बाद भी जनता का रुझान बाबूलाल मरांडी, अलग बात है कि इनके समय में झारखंड में क्या मिला, लेकिन आप समझिए कि जो विकास गाथा ग्रेटर रांची बनाने में, औद्योगिक विकास करने में, शिक्षा नीति, ग्राम योजना बना करके, लड़कियों के प्लेन पायलट योजना बना करके, पानी बिजली का जो काम इन्होंने शुरू किया था वो सपना पूरा तो नहीं हुआ, पर आज भी झारखंड की विकास गाथा में सर्वोत्तम नाम बाबूलाल मरांडी का ही लिखा जाएगा। तो इस लिहाज से समस्याओं के बीच में समाधान करने वाला व्यक्तित्व तो बाबूलाल मरांडी दिखा। और सबसे अंतिम बात कि कोई भी सरकार जब राज्य में विधानसभा में सरकार को, सदन को चलाने के लिए आती है तो उसमें जवाबदेही तय कौन करेगा? तो विपक्ष का वो नेता होना चाहिए जो सरकार को जवाबदेही तय करने के लिए, दिशा निर्देश कायम रखने के लिए और अपने अनुभवों के साथ समन्वय बैठाने का कार्य करता है। इसलिए मुझे लगता है कि बाबूलाल मरांडी प्रतिपक्ष नेता के रूप में बड़ी परिपक्व और भाजपा ने बड़े गूढ़ मंथन के साथ अच्छे नेता को चुना।
ठीक है, ठीक है प्रदीप जी, अभी हेमंत जी ने काफी सारी बताएं, उनका अनुभव बताया, ठीक है, उनका आचरण बताया, ठीक है, बिल्कुल मित्र की तरह व्यवहार करते हैं और उनको परख है कि किस तरह किस मुद्दे को सरकार के सामने रखना है और किन मुद्दों को उठाना है। तो इस लिहाज से आपने जो रणनीति बनाई है, क्योंकि राजनीतिक विश्लेषक है तो उनका मानना है कि इसी हिसाब से उनका चयन किया गया है। लेकिन फिर भी बात तो यही उठ जाती है कि अगर इतने सारे गुण उनके अंदर हैं तो फिर क्यों इतना समय लगा? क्योंकि विधानसभा का जो बजट सत्र है वो भी आधे दिन ऐसे ही बिना नेता प्रतिपक्ष के चला गया, जो कुछ मुद्दे थे वो भी उठाए जाते और हर विधायक को इतना समय मिल भी नहीं पाता जितना विधानसभा स्पीकर एक नेता प्रतिपक्ष को समय देते हैं बोलने के लिए। तो क्या आपको अब लगा कि भैया जो मुद्दे हैं हम वो तो सही से नहीं उठा पा रहे, ना कोई रख पा रहा, और नेता प्रतिपक्ष बनाएंगे तो उनको पूरा समय मिलेगा बोलने के लिए, तो इसलिए अब चयन कर देना चाहिए? जहां तक विलंब किए जाने पर आपका सवाल है, मैं आपको याद दे रहा हूँ कि 2019 में जब हम विपक्ष में थे तो हमारी पार्टी की ओर से बाबूलाल मरांडी जी को ही नेता प्रतिपक्ष चुनकर सदन को सूचित किया गया था, स्पीकर को जानकारी दी गई थी। लेकिन दल बदल का मामला चलाते हुए 4 साल तक सरकार ने कोई फैसला नहीं किया, मामला को लटकाए रखा, जबकि ये मामला कोर्ट में भी चल रहा था। लेकिन कोर्ट चूंकि सदन के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहता, इसलिए स्पीकर के विवेक पर छोड़ा गया था। लेकिन स्पीकर ने सारे पक्षों की सुनवाई पूरी होने के बावजूद भी कोई निर्णय नहीं दिया। अंततः भारतीय जनता पार्टी ने अक्टूबर के महीने में 2023 में अमर बावरी को नेता प्रतिपक्ष बनाया। अब आप बताइए कि 2023 में बने और चुनाव हो रहा है नवंबर के 2024 में, कि 1 साल का वक्त अगर सरकार चाहती कि संवैधानिक पदों पर नियुक्तियां हो जाए, महिला आयोग का विषय हो, लोकायुक्त का विषय हो, सूचना आयोग का विषय हो या अन्य भी जो आयोग जहां पर नेता प्रतिपक्ष की भूमिका होती है, तो सरकार ये काम कर सकती थी। लेकिन सरकार ने बिल्कुल 1 साल जाया किया, सरकार की रुचि ही नहीं थी इन चीजों में। लेकिन अब जब कोर्ट का डंडा पड़ रहा है, हाईकोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, जब वहां पूछी जा रही है इनसे कि सूचना आयुक्तों की नियुक्ति क्यों नहीं हुई, लोकायुक्त की नियुक्ति क्यों नहीं हुई, तब इनको कुछ सूझ नहीं रहा है। तो आनंद फानंद में अनर्गल आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगा रहे थे। अब देखने वाली बात होगी, आप भी इस पर नजर रखिएगा कि नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति तो हमने कर दी, अब सरकार कितनी संवेदनशील होती है कि इन पदों पर नियुक्ति कितनी जल्दी करती है। ठीक है, आप देखेंगे ये फिर भी टाल मटोल करेंगे। ठीक है, दलों के बीच जो है सामंजस्य नहीं होने के कारण सहमति नहीं बन पाती है। ठीक है प्रदीप जी, लेकिन अब सवाल यहाँ पर एक दूसरा और खड़ा हो जाता है, क्योंकि रघुवर दास जी की एंट्री हुई, ठीक है, बड़ा चेहरा है, अब उनको क्या कुछ जिम्मेदारी दी जा सकती है? क्योंकि अभी जो चर्चाएं चल रही हैं वो चर्चाएं ये चल रही हैं कि कहीं ना कहीं उनको प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है, क्योंकि अब नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी है, ठीक है, तो उनकी एक जिम्मेदारी अभी ज्यादा बढ़ चुकी है। तो कहीं ना कहीं ये चर्चाएं चल रही है, तो क्या कुछ चीजें हैं? भाई मैं तो पार्टी का प्रवक्ता हूँ, मैं ये सिलसिला क्यों अपने माथे लूं कि पार्टी का अगला अध्यक्ष कौन होगा? ये जिनको चिंता करना है, जो लोग बैठकर तय करते हैं, ये विषय उनका है, मेरा विषय है ही नहीं। मैं पार्टी की ओर से अधिकृत हूँ, इसलिए आपके समक्ष बोलने आता हूँ। ना सही बात है, ठीक है। श्यामल जी जी, हाँ, अब नेता प्रतिपक्ष विधानसभा में रहेंगे और जो मुद्दे हैं वो आपके सामने रखे जाएंगे, तो क्या वही सहयोग मिलेगा आपको आपकी तरफ से भी? देखिए प्रदीप जी को मैं ये पहले बता दूं कि जो भी जिन संस्थाओं में चयन होना है, जहां पर नेता प्रतिपक्ष की आवश्यकता थी, जो नहीं हो पा रहा था, वो अब तो होगा ही। इन्होंने कहा कि देखना है, आपको भी देखने के लिए कहे हैं, मैं इनसे भी कहता हूं कि ये भी देखते रहें। इन्होंने 1 साल पुरानी बातें भी की, 1 साल में 2 चुनाव हुए, इन्हें नहीं मालूम है। पहले पिछले 1 वर्षों में पहले लोकसभा का चुनाव हुआ, फिर विधानसभा का चुनाव हुआ, तमाम आचार संहिताएं लगी दोनों चुनावों में। इन्हें नहीं मालूम है किस कारण वाद हुआ। ये इन चीजों को, चूंकि ये सीधे तौर पर ये खुद कहते हैं मैं प्रवक्ता हूँ, पार्टी जो कहती है मैं वही कहूंगा, ये कैलकुलेशन भी नहीं करते हैं, लेकिन अपनी बातों को रखना ये रख देते हैं। अच्छी बात है, स्वागत है इनकी बातों का, लेकिन मैं इनसे कहूंगा कि तमाम चीजों को पहले अध्ययन करें, फिर उस पर बातें करें। हमारी सरकार, हेमंत सोरेन जी की सरकार ने जनता का अगर विश्वास जीता है, तो मैं पूरे यकीनी तौर पे ये कहना चाहता हूँ, सदन में इनका भी विश्वास हम लोग जीतेंगे। हम काम करने वाले लोग हैं, जनता को गुमराह करके आने वाले लोग नहीं हैं। हम जो बातें करते हैं उसे सदन में भी पूरा करते हैं और व्यवहारिक रूप से भी उसे पूरा कर हम जमीनी तौर पे उसे उतारना चाहते हैं। रही बात, जो बातें आपने कही कि रघुवर दास जी की चर्चा हो रही है, बाबूलाल मरांडी जी बनाए गए, इतना समय लगा,
मैं आपको बता रहा हूं कि जो राजनीतिक घटनाक्रम आप पिछले लोकसभा चुनाव के बाद से अगर उस पर नजर डालेंगे तो आपको एक चीज बहुत स्पष्ट हो जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी आदिवासी वोट बैंक में सेंध मारने के लिए कितना मशक्कत की। इन्होंने सबसे पहले छत्तीसगढ़ में आप देख लीजिए आदिवासी मुख्यमंत्री बनाया कि इनका मैसेज झारखंड आ जाए। उसके बाद इन्होंने हम तमाम लोग जो भोगनाडीह की यात्रा 30 अप्रैल को करते हैं, ये लोग आचार संहिता लगने के 10 दिन पहले तमाम इनके गृह मंत्री और तमाम मंत्री भोगनाडीह गए, वहां से यात्रा प्रारंभ की, चुनावी सभा इन्होंने शुरू किया कि आदिवासी समाज में हम किस प्रकार घुसपैठ बनाए। वहां भी सफल नहीं हुए। इन्होंने चंपई सोरेन को तोड़ा, सीता सोरेन को तोड़ा, पहले सीता सोरेन को टिकट दिया। इन्हें ये लगा कि सोरेन परिवार को तोड़कर हम झारखंड में अपना अधिपत्य स्थापित कर लेंगे आदिवासियों में। वहां भी ये मात खाए। सीता सोरेन जी को चुनाव में मुंह की खानी पड़ी। उसके बाद वहां जब ये तिलमिलाए, विधानसभा का चुनाव आया। विधानसभा चुनाव में इन्होंने मुख्यमंत्रियों की लाइन लगा दी इस राज्य में। ठीक है, समझ विधानसभा चुनाव में इन्होंने चंपई में पूरी बात सुन ले मेरी बात। चंपई सोरेन को ही वो वापस ले आए कि चंपई सोरेन जी आ गए, अब तो और मजबूत हो गए। सीता सोरेन आ गई, चंपई सोरेन आ गए, अब ये आदिवासी के मसीहा बन जाएंगे। चुनाव में भी इन्हें मुंह की खानी पड़ी। चुनाव में मुंह की जब खाए तो इन्हें फिर से रघुवर दास जी याद आए, फिर से रघुवर दास जी को वापस लाए। अभी जो इतनी मशक्कत इनको करनी पड़ रही है, अब रघुवर दास जी को हम कहाँ रखें, चंपई सोरेन को कहाँ रखें, सीता सोरेन को कहाँ रखें। प्रदीप जी लास्ट कमेंट। देखिए, मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा कि आदिवासी सीट जीतने पर इतनी खुशी मनाने वालों को कभी जो लोकसभा की 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती, तो गैर आदिवासियों की पसंद भी भाजपा है। और जो सदान है इस राज्य के, वो बड़ी संख्या में भाजपा के साथ जुड़े हुए हैं। सदान इनको पसंद नहीं करते। तो सिर्फ किसी एक वोट बैंक को अपना बताना, लेकिन बाकी लोगों को आप इग्नोर करेंगे, तो मैं समझता हूँ इससे समाज और देश राज्य नहीं चलता है। सबको अपने साथ लेकर चलने की कोशिश करनी होती है। ठीक है प्रदीप जी, हेमंत जी और श्यामल जी, आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। तो अब देखना होगा कि जो आगे की राजनीति है, जो बीजेपी में भी अब संगठन विस्तार होना है, क्या रघुवर दास का नाम आगे आ सकता है। फिलहाल मेरे साथ इस खास पेशकश में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।